Hello everyone, welcome to Vidyaratna Academy. So today we are going to discuss JEE मेंस एग्ज़ाम जो अभी जनवरी में हुए हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी में जो मॉर्निंग वाला सेशन हुआ है 9 AM to 12 PM वाला, ठीक है ना. तो उसमें मैथ्स वाला डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम. सो पहला क्वेश्चन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्योंकि ऊपर वाली जो पावर है उनका सम 26 है और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके आते हैं. इसमें से किसी को भी 2 बनाना है हमें, तो हम किसी को भी 2 बना सकते हैं. मैं यहाँ पे x माइनस 11 की पावर 15/3 से डिवाइड कर देता हूँ और x माइनस 11 होल रेज टू दी पावर 15/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो अब ये दोनों टर्म जो मिला के हो गए, ये वाले दोनों ये मिला के बन गए x माइनस 11 का होल स्क्वायर, और ये जो है x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11 होल रेज टू दी पावर 15/3. तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का यही तरीका होता है. अब आगे तो तुम भाई इसे t मानोगे और ये आराम से सॉल्वेबल है. तो x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11, इसे मैं t मान लेता हूँ. तो t माना तो नीचे इसका स्क्वायर गया, देखो दिख रहा है ना स्क्वायर. x माइनस 11 को ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का 1, ऊपर वाले को ऐसे ही रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1. dx इज इक्वल टू dt. यहाँ पे x से x कट हुआ तो -26 डिवीजन में जाएगा. तो यही वाला टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/26 dt, और नीचे ये वाला टर्म हो जाएगा t की पावर 15/13. और t की पावर 15/13 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हमें पता है t की पावर -1/26 को ऐसे ही रख देता हूँ, t की पावर -15/13 प्लस 1 अपॉन -15/13 प्लस 1. सो -1/26 13 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 13 माइनस 15 -2, ठीक है. तो ये ऐड होके यहाँ पे हो गया 1/4, और ऊपर t की पावर -2/13, और t है हमारे पास x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11 होल रेज टू दी पावर -2/13 और प्लस सम कांस्टेंट. तो I37 माइनस I24 की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना. कांस्टेंट तो कट हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व होने के बाद हमारे पास आंसर बेटा इसका आ जाएगा 39, ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं तक पूछना ही अपने आप में टफ टास्क है, और इसमें भी इसके आगे जो पूछा हुआ है तो ये बस इससे लेंथीनेस हो रही है क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है. So now come to next question. So प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. क्या है, एक डाइस है जिसके 2 फेस पे 1 मार्क है, मतलब इस एक की प्रोबेबिलिटी, इसकी पहली डाइस की हो गई 2/6, 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, और 3 और 1 पे 4, तो दोनों की 1/6 1/6. सही है भाई. अनदर डाई हैज 1 फेस मार्क 1, तो इसकी 1/6, और ये 2 वाला है इसकी 2/6 होगी, 3 वाला है इसकी 2/6 होगी, और बाकी सभी की 1/6 है, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स टू बी 4 और 5. तो 4 और 5 बेटा कब कब मिल सकता है, 1 3 3 1, ठीक है ना, 2 2. तो 4 के लिए तो मुझे लगता है बस यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डाइस पे 1 से लेके 6 तक की बजाय 1 2 3 4 है बस. और 5 के लिए 1 4 4 1 3 2 2 3, बस सभी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है. तो पहले पे 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी है 2/6, दूसरे पे 3 है तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 2/6. इनको मैंने सर्कल मार्क किया है, उनकी 2/6 है, बाकी सभी की 1 है.
और 3,1 के लिए सिमिलरली 2/6 इंटू सॉरी, पहले वाले के 3 के लिए 1 है और दूसरे वाले के 1 के लिए भी 1 है। पहले वाले के लिए 2 के लिए भी 2/6 है, दूसरे वाले के लिए भी। ठीक है, पहले वाले के लिए 1 के लिए 2/6 और 4 के लिए 1/6, पहले वाले के 4 के लिए 1/6 और 1 के लिए भी 1/6। सिमिलरली 3 के लिए पहले वाले के लिए 1/6, 2 के लिए 2/6, पहले वाले के 2 के लिए 2/6 और 3 के लिए दूसरे वाले के लिए 2/6। काउंट कर लेते हैं। नीचे 36, ऊपर 4 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 2 14 और 4 18। आंसर इज 1/2। करेक्ट बात है। तो बस क्वेश्चन को लिखना था और बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते थे, टफ नहीं था बिल्कुल भी। और किया हुआ क्वेश्चन होता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा है। डाइस पे ये चेंज करने का पुराना क्वेश्चन है ये। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हर बार आ रहा है, ठीक है। 22 की इवनिंग वाली शिफ्ट में भी था, अभी भी है। तो एक लाइन है और एक क्यू पॉइंट है, 10 -3 -1। इस पे एक पी पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। तो ये पी पॉइंट हम पहले लाइन पे लेट कर लेंगे। 7 लेमना प्लस 3 माइनस लेमना प्लस 2 -2 लेमना -1। और ऑब्वियसली दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कराएंगे तो हमें लेमना की वैल्यू मिल जाएगी। और लेमना की वैल्यू जब पुट करेंगे तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं 10, 1, -3। 10, 1, -3। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, क्यू ऑलरेडी है, आर ऑलरेडी है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है हमें। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं हम डायरेक्ट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे, पी क्यू क्रॉस पी आर सॉल्व कर लेता है। तो उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है बेटा 3√30। ठीक है ना। तो बाकी ये कैलकुलेशन हमें आती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3√30। एकदम आसान क्वेश्चन है, डुएबल है। उसके बाद आते हैं थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सर्कल का सेंटर है सी, जो कि हम निकाल सकते हैं, अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने के बाद तीनों का एरिया 11 है, तो अल्फा स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो टास्क है बस सर्कल का सेंटर निकाल। तो मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ। जेड को क्या मान लेता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई, और अकॉर्डिंगली दोनों को यहाँ पे ये कर देते हैं। तो 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा। होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, सेंटर आते ही काम हो जाएगा भाई, एक स्टेप है बस। होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो ये 9, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1, ये 2x, तो 1 तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, और आयोटा अगर कॉमन लेते हैं तो -2y प्लस 1 या 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर देखें तो x का टर्म तो है ही नहीं, तो 18y, और यहां से माइनस का 4y जो कि प्लस का 22y, और ये 9, और ये इधर आके +8 इज इक्वल टू 0। वैसे तो मैं मतलब केवल सेंटर से था, सेंटर वी कैन इजीली सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का 0,
और ये -22/5 है, तो उससे -11/5। सेंटर आ गया, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ 0 0 1 0 -11/5 1 अल्फा 0 1, और ये हमें गिवन है अल्फा 11। यहां से 1 से क्लियरली देख सकते हैं -11/5 इंटू अल्फा और 22, तो 11 से ये 2 टाइम्स और 10 का स्क्वायर। करेक्ट आंसर हम क्लियरली देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इसका हो रहा है 100। तो पूरा भी सॉल्व करेंगे, टाइम टेकिंग तो है भाई, थोड़ा टाइम तो हमें लगेगा ही। तो ये पूरा ही हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बाकी और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉटर वर्ड में हमें सारे वोवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए। तो डॉटर से टोटल कितने बनेंगे? 3 और 3 6 और 2 8 लेटर हैं, 8 फैक्टोरियल। उसमें से मैं वो वाले पार्ट हटा देता हूं जब वोवेल साथ में आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? ए, यू और ई। इनको एक यूनिट बना लेता हूं, और एक यूनिट बनाने के बाद टोटल यूनिट हो गई 6, और इन तीनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है ना? तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर आता है 36,000। ठीक है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। क्या है क्वेश्चन? इसका जो इनवर्स है वो पूछा है बस, और सेम ऑर्डर है। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई ऐसे ऑप्शन चेक से भी कर सकते हैं। तुम ए और बी को कुछ मान सकते थे, वहां से भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता था, पर हम तो सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स हमें पता है, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो उल्टा इनवर्स लागू होगा यहाँ से। तो बी का इनवर्स, फिर ये कंप्लीट जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स वापस से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, और आगे वाला है ए इनवर्स। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो बी इनवर्स और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दिखाई दे रहा है हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स सेम a एडजॉइंट ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स इंटू आई, और a इनवर्स ऐसे। तो b इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b, और ये डिटर्मिनेंट नीचे पहुंच जाएगा। ये ए इनवर्स को लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी नीचे पहुंच जाए। क्लियरली आंसर दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना? सेवेंथ क्वेश्चन, साइन 70, ठीक है भाई, और इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 10 कॉस 70 अपॉन साइन 10 साइन 70, और एलसीएम आ जाएगा साइन 10 साइन 70, और ऊपर पहुंच जाएगा माइनस साइन 10 साइन 70।
साइन 70 से साइन 70 गायब, ऊपर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 80, और नीचे है साइन 10। क्लियरली दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, आंसर इज 1। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉग एक्स ना, मतलब लॉग में एक्स की जगह पे ये जी एक्स जाएगा, तो दैट मीन्स लॉग के लिए दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। सो क्लियरली देखें तो नीचे वाले का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो रहा है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसे तो हम यहाँ पे भेज सकते हैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो केवल एक बाई क्वाड्रेटिक बची हमारे पास। तो इस बाई क्वाड्रेटिक में अगर हम देखें, और हमारे पास ऑप्शन भी देख सकते हैं ना यार, डोमेन पूछा है ना, तो डोमेन में मैं क्लियरली देख रहा हूं यार, ये हर नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बाई क्वाड्रेटिक में तो यार नेगेटिव आती ही आती है, और नेगेटिव तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। नेगेटिव तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, इसका मतलब इसका कोई रूट ही नहीं मिलेगा। बस इतना सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जो इसका रूट निकालने जाएगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर जो थोड़ा सा ऑप्शन देखेगा कि यार नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चंस की पीवाई क्यूज में पहले से ही भरमार थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो डायरेक्टली दिखाई दे रही है यहां से, ट्वाइस ऑफ k1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 माइनस 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें पता है कि ये k1 प्लस 1 से 1 बनाता है, ये k2 माइनस 1 से 1 बना देगा, राइट हैंड साइड है 2। तो क्लियरली यू कैन सी दैट k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2। अब इसकी बात, तो राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 2 प्लस k1x माइनस ln 2 प्लस k2x अपॉन x, 2 आगे 4 सामने। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के इक्वल पहले करा दी, राइट हैंड लिमिट फिर से 4 के इक्वल करा रहा है, तो 2 से ये कट होता है 2 बार, ठीक है ना। उसके बाद 0/0 फॉर्म में एल ऑर्बिटल लगा रहा हूं, सो 1/2 प्लस k1x k1 माइनस 1/2 प्लस k2x k2, नीचे वाले का 1 और ये 2, तो 0 की वजह से ये तो गायब हो गया, तो k1 माइनस k2 इज 4। सो k1 माइनस k2 इज 4। ऐड करूंगा k1 की वैल्यू 3, सब्ट्रैक्ट करूंगा k2 की वैल्यू, या 3 से ही पता लग रहा है k2 की वैल्यू -1, सो 9 और 1 10। तो कंटिन्यूटी का सिंपल क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करना है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लेंथी हैं, ये क्वेश्चन हम पूरे भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या बोला है? एक पैराबोला है x² इज इक्वल टू 4y, और एक लाइन है जिसमें x को y को 0 रखूंगा तो x इज -4,
और x को 0 रखूँगा तो y 6 कहीं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की ये लाइन हो रही है। और ये बोल रहा है लाइन कट कर रही है ए और बी पॉइंट पे। तो मुझे ये वाला एंगल जो है वो बताना है। ठीक है, तो यार दोनों पॉइंट निकाल लेता हूँ ना। क्या कर लेता हूँ, दोनों पॉइंट निकाल लेता हूँ, या फिर पेयर जॉइंट होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें। पर मुझे लगता है पॉइंट निकालने में ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही। 3x² और 4y की वैल्यू यहाँ पे 2y की वैल्यू 3x + 12 है, तो 4y की वैल्यू 6x + 24। तो x², 3 से ये 2 बार और 3 से ये 8 बार, तो 4 -4 और 2 1 से डिवाइड, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, मतलब 4, -2। x की वैल्यू -2 है, 4 है, और -2 पुट करूँगा, ठीक है ना। तो ये 12 में से 6 गए तो 6, तो ये हो गया 3, और 4 पुट करेंगे तो 12, और 12 24, और डिवाइड बाई 2 अगेन 12। भाई ये एंगल तो स्लोप से बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इसकी स्लोप हो जाएगी 12/4 मतलब 3, और इसकी स्लोप हो जाएगी 3/-2। m1 -m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 9/7, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो बस डायग्राम बनाना था और सॉल्व करना था। तो एक ट्राइंगल है PQR, और इसमें दोनों में यार ये 4 4 सेम है। इससे कुछ हमें शायद कुछ फ़ायदा मिले भी, हो सकता है कुछ फ़ायदा ना मिले। ठीक है ना, 4 4 सेम है तो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये इस तरह से कुछ है, तो ठीक है चलो छोड़ो। 5,4 ऐसे ही देख लेते हैं भाई, -2,4, और r है a,b, ये p है, ये q है, और ये r है। और ऑर्थो सेंटर गिवन है, बहुत अच्छी बात है, 2,14/5। अगर तुम देखो तो मैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकता हूँ, करेक्ट ना। तो ये वाली इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर इस वाली इक्वेशन की हम बात करें तो ये इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप और पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि 90 होगा ना। तो मैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, बेसिकली ए और बी में दो इक्वेशन चाहिए यार, या तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 यहाँ से लगा देता हूँ, और m1 m2 इज इक्वल टू -1 यहाँ से लगा देता हूँ। बट हम सोच रहे हैं कोई इजी ऑप्शन अगर इसका मिल जाए, तो अगर इसका इजी ऑप्शन मुझे ढूंढना है तो मुझे एक इजी ऑप्शन और मिल रहा है इधर, तो मैं वो देखता हूँ। वो इजी ऑप्शन क्या है, कि मैं पी आर की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये स्लोप और ये पॉइंट। तो इसकी स्लोप की अगर बात करूँ मैं, इस लाइन की, इस लाइन की अगर स्लोप की बात की जाए तो 14/5 -4/4, 14 14 -20 दैट इज -6/5 × 4, 3 2 -3/10। तो इसकी -3/10 है, तो इसकी 10/3, मतलब y -4 इज इक्वल टू 10/3 x -5। तो जैसे मैं ऐसे ही मैं क्यू आर की इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूँ, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, और बड़े आराम से
इंटरसेक्शन पॉइंट ए कॉमा बी फाइंड हो जाएगा। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हो गया तो सेंट्रॉइड फाइंड करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो C+2D आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है 3। इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। स्टैट्स का क्वेश्चन है, मीडियन बोला है 14, सही है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, मतलब केवल डायरेक्टली ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू l लोअर लिमिट प्लस n/2, वो तो चाहिए, माइनस c मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन 12 गिवन है 18 अपॉन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 और क्लास इंटरवल दैट इज 6। बस काम खत्म। L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 6 से 2 टाइम्स और ये 2, तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू n/2 माइनस 18। तो 18 प्लस 4 22 इंटू 2 44। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 44। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। तो यार इस तरह का टर्म आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो एक ही बात है, एक ही प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी, किंग रूल। और किंग रूल में हमें पता है कि चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं चेक नहीं कर सकते हमें से। बाकी चेक ना भी करें तब भी ये बात पक्की है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ से दिख भी रहा है 6, तो ये सेम ही आना है। तो जब मैं इसको आई और किंग रूल लगा के सॉल्व करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड है 2i। तो ये वाला जो पार्ट है x वाला, तो ये कॉमन आके हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। और फिर हम इसको देखते हैं, तो 1/x के लिए इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 2i की, तो ये हमारे पास आता है e² e⁴ 1/x ds, ठीक है ना। तो चाहो तो एक बार इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन भी हम इसे आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है। तो मैं किंग वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। किंग वाली प्रॉपर्टी हमें पता है क्या कहती है, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, e⁴ प्लस e² माइनस x, ठीक है ना। तो x की जगह पे अगर हम ये पुट करते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो e² से e⁴ हम सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो किंग रूल से हमारे पास 1/x dx आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा i और i ऐड करने के बाद 2i। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। e⁴ जाएगा तो कितना बचेगा 4, e⁴ जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो 2/2 इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट है ना। सो 2i 4 - 2, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1।
ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, let the arc AC of let the arc AC of a circle sustain a right angle at the center O if the point B on the arc AC divides the arc AC such that, ठीक है, तो ये है सेंटर O और ये आर्क AC है, ठीक है ना। और AC जो आर्क है ये 90 बना रही है, नाइन्टी डिग्री लिख लेता हूं, ये पूरा 90 है। और ये बोल रहा है एक बी आर्क है बीच में कहीं, दोनों की आर्क लेंथ का ये 1/5 है, और हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब ये 15 डिग्री होगा और ये 75 डिग्री होगा, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। और ये हो गया बी, जैसे मान लेता हूं ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर दैट इज सी वेक्टर अल्फा, ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, ये अल्फा इज इक्वल टू है शायद अल्फा प्लस ही है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो मैं क्या करता हूं, एक बार ए से डॉट कर देता हूं, ए डॉट सी अल्फा ए डॉट ए प्लस बीटा ए डॉट बी। क्यों कर रहा हूं, जिससे अल्फा सेपरेट हो जा रहा है। ए और सी के बीच का एंगल 90 है, तो ये तो हो गया 0। और मैग्नीट्यूड ए बी सी क्योंकि सर्कल है तो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, तो ये अल्फा और ये बीटा, मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड बी सब कट हो जाना है, ठीक है ना। बीटा ए और बी के बीच का कितना एंगल है, 15 डिग्री, मतलब cos 15, पहली इक्वेशन अल्फा और बीटा के टर्म। अब मैं इसमें बी से डॉट कर देता हूं, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी। तो मैग्नीट्यूड तो सभी में सेम है, तो मैग्नीट्यूड कट हो जाएगा, बी और सी के बीच का एंगल cos 75, ए और बी के बीच का एंगल cos 15, और ये हो जाएगा बीटा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और cos 15 और cos 75 इन सभी की वैल्यू हमें याद ही होती है एक तरीके से। तो एक √3 - 1/2 √2 और √3 + 1/2 √2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। और फिर अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो फाइनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अल्फा और बीटा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 2 - √3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगल वाई है तो लीनियर दिखाई दे रही है भाई, बिकॉज ऑफ सिंगल वाई। कर्व पासेस थ्रू 0,5 से सी आ जाएगा ln2 के, मतलब क्वेश्चन तो डुएबल है। तो एक बार देख लेते हैं। तो dx को पहले यहाँ पे भेजा, इससे डिवाइड किया, तो dy/dx, और जब डिवाइड करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ मैं, -2y e⁻2x/7 + e⁻2x, और राइट हैंड साइड में बचेगा 6 e⁻2x/7 + e⁻2x, लीनियर डी।
उसके बाद इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 ई की पावर एक्स 2x 7 प्लस ई की पावर 2x। तो क्लियरली दिख रहा है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो रहा है, बस नेगेटिव अलग है। क्या है? नेगेटिव अलग है। तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू अगर हम यहां से देखते हैं तो ई की पावर माइनस ऑफ ln 7 प्लस ई की पावर 2x, तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस ई की पावर 2x। ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया। इंटीग्रल फैक्टर सॉल्व होने के बाद y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 6 ई की पावर 2x और इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर dx। और क्लियरली दिखाई दे रहा है अगर मैं 7 प्लस ई की पावर 2x को t मान लेता हूं तो 2 इंटू ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना? ऊपर हो जाएगा 3 dt और नीचे टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये होता है -1/t। तो इसकी जगह पे यह जाएगा -3/7 प्लस ई की पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट। गिवन क्या है? पॉइंट 0,5 से पास हो रहा है। तो 0,5 मतलब ये हो गया 5, 0 से ये हो गया 1, तो ये 5/8 इज इक्वल टू -3/8 प्लस सी। तो 8/8 दैट इज 1, मतलब सी की वैल्यू है 1। तो फंक्शन आ गया, और फंक्शन आ गया तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो के की वैल्यू बेटा हमें मिल जाएगी यहाँ पे कितना? 8 मिल जाएगी के की वैल्यू। ठीक है ना? सॉरी 8। आई गेस ये बात हमें समझ में आ गई है। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और लेमना का ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है। इसका मतलब 4 डेल्टा में से किसी को भी जीरो कर दो। 4 डेल्टाज हैं, किसी को भी जीरो कर दो, 2 को। ठीक है ना? और हमें लेमना की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखते हैं भाई। तो लेमना -1, लेमना -4, लेमना 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 -1, लेमना -4, लेमना +1, लेमना +2 माइनस ऑफ लेमना -2। ठीक है ना? तो थोड़ा सब्ट्रैक्शन वगैरह कर देते हैं, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करता हूं मैं, तो R1 को लिख देता हूं R1 माइनस R2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा R1 की जगह पे -1, -3, -4। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके भी उसे पॉजिटिव में भेज सकता हूं। और R2 को ऐसे ही रहने देता हूं, और R3 की जगह पे लिख देता हूं R3 माइनस R2 1, 2 + 1 3, और माइनस लेमना -2 लेमना, और -2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, लेमना की कुछ वैल्यूज आएंगी, वहां से Δ1 Δ2 निकाल के जब चेक करेंगे, और बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है यू हैव दीज वैल्यूज, तो यू कैन डायरेक्टली चेक दैट कि किससे 0 आता है।
और उसके बाद डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी हम चेक करेंगे, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 12। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी भी बहुत पूछे जा चुके हैं, तो जब भी हमें सॉल्व करने होते हैं तो हम इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वेदर ऑप्शन चेक से या फिर सॉल्व करके। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पोजीशन वेक्टर है एबीसी, टेट्राहेड्रन है। तो टेट्राहेड्रन हमें पता है ना, एबीसी यहाँ पे कुछ है और ऊपर की तरफ एक पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है ना, ट्राइंगल टाइप का, तो वो टेट्राहेड्रन है। तो एबीसी हमारे पास है, ए पॉइंट है कितना 1 2 1, बी पॉइंट है 1 3 -2, सी पॉइंट है 2 1 -1, और डी ऊपर है अपोजिट यहाँ पे कहीं। ठीक है, ऐसे देखोगे तो मजा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं डी है, ऐसे मान के चलते इधर एक पॉइंट है डी। The altitude from the vertex D of the opposite ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at the point E। मतलब ये हमारी मीडियन है कुछ, और इसके ऊपर कहीं यहाँ पे एक E पॉइंट है, जिसको D पॉइंट से अगर हम मिला रहे हैं तो ये मान के चलो, ठीक है, कुछ इस तरह से टास्क है। और ये मान के चलो यहाँ पे हमारे पास AE है, और इसको हमने D से मिलाया, इसको हमने क्या किया, D से मिलाया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से, और D यहाँ पे है ना कहीं, यहाँ पे D, तो AD कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और AD की लेंथ गिवन है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर मुझे गिवन है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ कि ये जो डी हाइट है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो डी ई फाइंड हो गया, और ई ए पूछा है तो ए, लेंथी बहुत है। ई में भी वेक्टर पूछा है, ई में भी क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो जिससे कि हमें ए की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे निकालना पड़ेगा, तो बिट लेंथी है। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ एडी गिवन है, तो सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आता है हमारे पास हाफ ए बी क्रॉस ए सी से, दैट इज ½ √35। तो मैं स्टेप्स बता देता हूं, क्योंकि वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ½ √35, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो हमें गिवन है वो होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और आर हाइट इज डीई, हाइट और आर हाइट इज डीई। तो हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, थोड़ा सा चाहो तो कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेटेड हाइट की वैल्यू है √23/2। हाइट मतलब डीई की वैल्यू, √23/√2 मतलब ए की लेंथ चाहिए, एडी की लेंथ है √110/3। ए निकाल लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के। तो ए की लेंथ हमारे पास जो आती है दैट इज √13/18। तो वैसे चाहो तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ए वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लगाते हैं, सॉल्व करके सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आता है। ठीक है ना, तो यहां तक हम देख सकते हैं इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिलेशन है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आर बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले एक एक, एक दो, सॉरी एक एक, दो दो, तीन तीन ऑलरेडी है, चार चार, तीन तो ये हो गए। सिमेट्रिक के लिए एक दो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, दो तीन ऑलरेडी है क्वेश्चन में, और तीन तीन ऑलरेडी है क्वेश्चन। ऐड हमने कौन कौन से किए? एक दो तीन ऐड किए हैं अभी, और एक दो के लिए दो एक ऐड करना पड़ेगा, चार। दो तीन के लिए तीन दो ऐड करना पड़ेगा, पांच। एक दो दो तीन के लिए एक तीन ऐड करना पड़ेगा, और एक तीन के लिए तीन एक ऐड करना पड़ेगा, छह सात। तो इन तीन से मिला के तो भैया इतने ही बन सकते हैं। तो जब चार का यूज हो नहीं रहा तो चार का ट्रांजिटिव में कोई रोल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तीन और चार सात एलिमेंट हैं जिनको ऐड करने पे रिलेशन, कैसा रिलेशन बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ये नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन भाई वैल्यू पुट करके करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और वैसे भी करोगे तो बहुत आसान, वैल्यू से कर सकते थे इसे। 90 और 135 के बीच में 120 एंगल ले लेते। बाकी 12/13 इसे मैं मान लेता हूँ कॉस थीटा, और 5/13 को मैं मान लेता हूँ साइन थीटा। मतलब ये 12, ये 13, ये 5 और ये थीटा। तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B, दैट इज cos A माइनस B, मतलब x माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में 5/12। पहला ऑप्शन करेक्ट। तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एपी का पहला टर्म है 3। पहले चार टर्म का सम 1/5 है नेक्स्ट चार टर्म के सम के। तो पहले चार टर्म का सम मतलब 4/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट चार टर्म मतलब 4/2, और अब जो पहला टर्म की तरह काम करेगा वो पांचवा टर्म होगा। जो पहले टर्म की तरह काम करेगा वो कौन सा टर्म होगा? पांचवा टर्म। 5 6 7 8 ना, तो 5 में 2a, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 4d प्लस 3d। तो ऐसा कुछ बनेगा। d की वैल्यू आ जाएगी तो सम ऑफ 20 टर्म्स बड़े आराम से आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें तो मुझे कोई खास दिक्कत लग भी नहीं रही। तो ये 4/2 कट 30 प्लस 15d इज इक्वल टू 6 प्लस 8 और 3 11d, तो 24, और 11 में से 15 गए -40, डी की वैल्यू -6। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 का फॉर्मूला 10 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 19 इंटू -6। तो 19 इंटू -6 आई गेस -114। 6 ऐड करेंगे -108। आंसर इज -1080। तो ये 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हुए, जिसमें मुझे 8-10 क्वेश्चन तो सच में ऐसे लगे जो आराम से कर सकते थे, और 4-5 क्वेश्चन वाकई में बहुत लेंदी क्वेश्चन थे। अगर उन क्वेश्चन को, जैसे वेक्टर वाला क्वेश्चन था, पेपर में अटेम्प्ट करने जाएं पूरा पेपर खराब हो जाए। बाकी ऐसे क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिन्हें बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर के 5 क्वेश्चन बचते हैं। सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, तो ये लेंदी बनेगा भाई।
कैसे करेंगे जनरल टर्म, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, 1 की पावर R1 फैक्टोरियल R1, 2 की पावर R2/3 और 3 की पावर R3/2। तो मुझे R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम जो है वो 6 रखना है, और ऑब्वियसली फिर ये रेशनल आने चाहिए। तो R1 को 6 से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अगर R1 अगर 6 है तो ये 0 0, ठीक है ना। R2 अगर 6 है, सम 6 होना चाहिए ना, तो भी पॉसिबल है। R3 अगर 6 है तो भी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि R2 और R3 तो यार, R2 3 का मल्टीपल, 2 3 केस ही तो हो सकते हैं ना R2 के लिए। तो अब अगर R2 3 है तो R2 3 है तो इन दोनों का सम 4 हो सकता है, सॉरी 3 ही हो सकता है। तो R2 अगर 3 है, सम 3 चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है ये 3 हो जाए, ये 0 हो जाए। एक पॉसिबिलिटी है ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए। करेक्ट ना। तो इस तरह से हम कहीं से भी चलेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो R2 की वैल्यू मैंने अगर 3 ली, क्योंकि R2 की 3 पॉसिबिलिटी है केवल, ठीक है ना। तो R2 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो कोई भी नंबर है वो 0 से लेके 6 तक के बीच में हो सकता है। तो R2 की 3 पॉसिबिलिटी है, 3 के लिए तो ये सम 3, या ये इस तरह से, ये 3 वाला काम तो हो गया। 0 का काम देख लेते हैं। 0 के लिए सम 6 चाहिए, सम 6 ऐसे भी आ सकता है, और 0 के लिए सम 6 ऐसे भी आ सकता है 2 4 करके, और 0 के लिए सम 6 ऐसे भी आ सकता है 4 2 करके। और अगर ये 6 है तो फिर तो बात ही खत्म। तो 3 और 3 6 और एक 7, तो इन सातों केसेस को यहाँ पे पुट करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमसे पूछा क्या है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ 612। एक केस भी छूटा क्वेश्चन गलत तो टाइम बहुत चाहिए। तो ये नोन क्वेश्चन है, इसका एक रूट 1 आता है। ये किसी को पता होता है तो वो तुरंत करता है, जैसे ही 1 रखोगे यू कैन सी दैट ए बी से ए बी कट, ए सी से ए सी कट, बी सी से बी, सारे टर्म कट हो रहे हैं। और इक्वल रूट है, मतलब दोनों रूट 1 1 हो गए। तो सम ऑफ द रूट्स बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए बी अपॉन ए बी माइनस ए सी, दैट इज इक्वल टू -2। ए प्लस सी की वैल्यू 15 है ना, अब बी हमें गिवन है, तो बी सी माइनस ए बी -2ab प्लस 2ac। इसको इधर लेके आया तो ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। बी की वैल्यू भी पता है, ए प्लस सी की वैल्यू भी पता है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 108, तो ए सी की वैल्यू हो गई 54। चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर -2ac। तो 225 माइनस 160, करेक्ट आंसर हो जाएगा 108, मतलब 117।
तो ये क्वेश्चन जैसे आसान था, टाइम भी कम लिया और हो भी गया। क्वेश्चन नंबर 23, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास में कराया ही जाता है। तीन रूट तभी मिलते हैं भाई, तीन रूट एक ही कंडीशन पे मिलते हैं जब दोनों का जो डिफरेंशिएशन है इस पे एक पे वैल्यू पॉजिटिव हो और एक पे वैल्यू नेगेटिव हो। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो 15x² माइनस 15 डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू क्या +-1, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो 1 पे वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 5 - 15 मतलब -10 -a, और एक पे वैल्यू -1 पे -5 + 15 10 -a, ये नेगेटिव मिलना चाहिए। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है a+10 और a-10 इज लेस देन 0, और ये मिलेगा -10 से 10 में, तो -10 से 10, आंसर इज 30। तो ये भी डुएबल था। बाइनोमियल वाला भी कर सकते थे, बट बाइनोमियल वाले में दिक्कत है, केस मिस होता है तो क्वेश्चन नेगेटिव आंसर देता है, मतलब एक गलत दे देता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी जैसे देखने में थोड़ी सा लेंदी लग रहा है। तो सर्कल का सेंटर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो मैंने कुछ मान लिया a,0, तो ये कुछ सर्कल जैसे भी बन रहा है, कुछ ऐसे टाइप से कुछ सर्कल बन गया। क्या बोल रहा है, सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, सर्कल की रेडियस को अगर मैं r मान लेता हूं तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a-0 + 1/√2 इज इक्वल टू r, मतलब a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r²। उसके बाद कॉर्ड लेंथ गिवन है -3x + 2y इज इक्वल टू 1, और ये r है। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ का प्रोडक्ट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r², मतलब -3a -1 अपॉन √9 + 4 मॉड, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस 2/√13 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। दो इक्वेशन दो अननोन, तो बड़े आराम से a और r दोनों ही निकाले जा सकते हैं। तो भाई c से फोकाई और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो 3a+1 का होल स्क्वायर मतलब 9a² प्लस 1 प्लस 6 ऑफ a प्लस 4 इज इक्वल टू 13r²। r² की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 13/2 a² प्लस 2a प्लस 1, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 18a² में से 13 गए तो 5a², 12a और ये 26a मतलब माइनस का 24a, और ये 5 दूनी 10, 10 में से 13 गए -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अच्छा, 4 और 1 5 दूनी 10 में से 13 गए -3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैलकुलेशन एक और बार चेक कर लेते हैं, 9a² प्लस 1 प्लस 6a प्लस 4 4/√13 गिवन है, ठीक है।
तो ए की वैल्यू सॉल्व होने के बाद हमारे पास आती है, अकॉर्डिंग टू दिस 3 आती है। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है कुछ। 12 और 12 में से 26, 14 ए, सॉरी 14। तो 3 का स्क्वायर 9 पंजे 45, तो ए की वैल्यू है 3। और ए की वैल्यू अगर 3 है तो रेडियस मिल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 2√2। फोकाई मिल गई, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर 2r। तो अल्फा की वैल्यू r, तो अल्फा तो हो गया 2√2। और फोकाई से बीटा भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली आंसर मैं इसका बता देता हूं बेटा, इसका आंसर होगा 19। ठीक है ना। सो दो इक्वेशन, दो अननोन, कैलकुलेशन सही करेंगे, आंसर हमें सही मिल जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन रहता है, एक लास्ट क्वेश्चन करना है बस। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई। y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ये 5 है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 मॉड कहीं यहाँ पे लगेगा, तो ये और बन गया। लार्जर पोर्शन का एरिया चाहिए, मतलब नीचे वाले का चाहिए, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये वाला चाहिए इसको। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर वाला निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला एरिया निकाल के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ पहले, तो ये जरूरी है भाई। तो ये वाली लाइन है x माइनस 1 और ये है 1 माइनस एक्स मॉड की वजह से। x माइनस 1 अगर पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यार 25 से क्लियर पता लग रहा है एक 4 है ये। और इसकी वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली -3 से सेटिस्फाई करेगी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये नेगेटिव में बनेगी -3। ठीक है भाई। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, -3 से 4 में ये पूरा एरिया निकाल लेता हूं, ये पूरा सर्कल का बाउंडेड, उसमें से ये दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर देता हूं। क्योंकि 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 3 है, और -3 रखेंगे तो ये वैल्यू 4। तो अभी मैं ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूँ, लास्ट में 25 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पूरे सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो अभी मैं ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से स्मॉलर पोर्शन का, लार्जर का हम 25 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरा एरिया है -3 से 4, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से कौन कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस ये वाला ट्राइंगल 1/2। तो ये वाले ट्राइंगल की देखें तो ये 4 से 3 और 3, हाफ इंटू 3 और ये -1, तो ये 4 और ये भी 4। 4 क्यों, ये 3 और ये 1, माइनस हाफ इंटू 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 25 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फाइनली आंसर सॉल्व होने के बाद हमारे पास आता है 77। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा पेपर एंड होता है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है पेपर में कि काफी सारे क्वेश्चन लेंथी हैं। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये डुएबल था बट लेंथी क्वेश्चन था। तो अगर हमारे पास टाइम अच्छा खासा है तो ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग से अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें सारे क्वेश्चंस को,
देखो पहला क्वेश्चन डुएबल था, थोड़ा सा बिट लेंथी था, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, देख के पता लगता है करना क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आसान था, तो मैं पहला क्वेश्चन मानूंगा जो कम टाइम ले रहा है और बड़े आराम से सॉल्व हो। ठीक है, ऐसे ही नंबरिंग देखते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टाइम लेता है, बट आंसर इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो अभी तक के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो प्री एक नए क्वेश्चन नहीं है, पहले से देखे दिखाई क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर बोल सकते हैं, सर्कल का सेंटर निकालना है, एरिया निकालना, तो इसमें भी कुछ ऐसे सोचने वाला जैसा नहीं था। पांचवा क्वेश्चन ये सिंपल भी था और टाइम टेकिंग भी कम था, तो दो क्वेश्चन मुझे दिख गए जो कम टाइम टेकिंग के, तीन बाकी होने वाले थे। छठा क्वेश्चन ये भी देखा जाए तो थोड़ा सा इसे जनरली जिनको नहीं आता टफर साइड बता सकते हैं। ये बड़ा बहुत आसान था, ये डुएबल था और कम टाइम भी ले रहा है। तो ये हो गए तीन क्वेश्चन बड़े आराम से जो सॉल्व हो सकते थे और कम टाइम ले रहे थे। ये भी बड़े आराम से सॉल्व हो सकता था। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया था हमने। ये इसमें मान सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा अगर हम डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो तुरंत हो जाता है, नहीं तो मे भी टाइम लेता थोड़ा सा। बाकी पेयर और स्ट्रेट लाइन से बड़ी जल्दी हो जाता। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन का हो जाता, थोड़ा सा लेंदी था। ये स्टैट्स ऑब्वियसली हम पढ़ के आते हैं और इस क्वेश्चन में सारा डाटा गिवन था, सॉल्व करके बड़ी जल्दी आंसर आ रहा था। तो ये आई गेस 5-6 क्वेश्चन हो गए जो कम टाइम टेकिंग है। ये वाला भी मतलब देखने में खराब लग रहा है तो आई गेस काफ़ी लोग इसको छोड़ ही देते हैं, इसको टफर साइड में रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा टफर साइड में रखा जा सकता है क्योंकि आर्क और ये सब देख के डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ये डूएबल था यार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले की है, लीनियर डी है क्योंकि। तो 6-7 क्वेश्चन अभी तक हमें हो गए। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। डेल्टा को 0 देखना था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ये भाई टफर साइड क्वेश्चन है, पेपर में अटेम्प्ट करने वाला है ही नहीं ये क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे किए होते हैं तो ये तो बहुत आसान है वैल्यू पुट करके। और एपी का भी मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं मुझे लगभग 10-20 में से कि जो अगर हम बाकी के 10 को नेगलेक्ट कर लें तो 10 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन करने होते हैं भाई जो पढ़ के आते हैं। ये एक थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है, पर 22 ऐसे किए होते हैं भाई। ये वाली क्वेश्चन पहले से देखी दिखाई होती है। 23rd बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 24 को मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा टफर साइड, ये लेंथी भी बहुत है। और सिमिलरली 25। तो पेपर के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 12 से 13 क्वेश्चन लगभग, ठीक है, क्वेश्चन सारे ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफर साइड है, बाकी लेंथी क्वेश्चंस बहुत है। तो अगर कोई उन लेंथी क्वेश्चंस को कम करे और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लेंथी नहीं है। तो टोटल मिला के आई गेस 15 क्वेश्चंस तो इसमें सही किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें तो। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा एनालिसिस है कि इसमें अगर कोई स्टूडेंट 60 नंबर लेके आना चाहे, अगर स्मार्ट वर्क करे तो 60 नंबर लेके आ सकता है। ओके, सो आज का डिस्कशन यहीं एंड करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।